हमारा जो है ये 8वां क्लास है और हम लोग विर्यच्छलन पे चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग शुरू करेंगे विर्यच्छलन के कारण से। विर्यच्छलन के कारण। हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। इसमें हम लोग जो है स्थलीय क्षारक देखेंगे। उसके अंतर्गत जो है जैसे कि जो कमजोर या असंगठित स्थलीय पदार्थ होते हैं वो विर्यच्छलन के अंतर्गत जो है आसानी से संचलित हो जाती है। जैसे कि ये मान लेते हैं पहाड़ है, ये जैसे कि पहाड़ है तो विर्यच्छलन के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रेड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ वाला जो पोर्शन है अगर असंगठित रूप में है, ठीक है, या कमजोर है, ठीक, असंगठित साथ साथ कमजोर है ये, ठीक है, तो विर्यच्छलन के अंतर्गत क्या होता है, ये यहाँ से टूट के जो है आसानी से नीचे आ जाता है, ठीक, नीचे आ जाता है। तो ये चीजें हो गया। इसके अलावा जो है ये जो सेल है या चट्टाने हैं ये किस संस्तर से बना हुआ है या इसका रचना क्रम क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर ये जो है मजबूत है तो ये आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन ये कमजोर इसका रचना क्रम है तो वो आसानी से टूट के जो है नीचे आ जाता है। इसके अलावा जो है विर्यच्छलन के अंतर्गत क्या होता है कि दरारें वगैरह सब पड़ जाती है, भ्रंशन वगैरह सब आ जाता है। इस तरह से जो है दरार आ जाती है या भ्रंश आ जाता है, ठीक, विर्यच्छलन के अंतर्गत जो है चट्टानों में इस तरह की चीजें होती है। इसके अलावा जो है ये सारी जो घटनाएं घट रही है इसमें आप देखोगे कि इसके लिए ढाल का होना बहुत जरूरी है, ठीक, तो ये सारी चीजों के लिए जो है विर्यच्छलन में ढाल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो है जैसे कि अगर मान लेते हैं सूर्यातप है, ये सूर्य है, ठीक, ये सन है और इसकी जो किरणें हैं वो चट्टानों पर पड़ती है, ठीक, चट्टानों पर पड़ती है। और हमने देखा था कि जो चट्टान का अगर रंग जो है अगर काला है तो वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है, यानी कि उसमें संकुचन और प्रसार होता है उसका, तो इस वजह से भी चट्टानें ढीली होकर वहां से निकल जाती है। तो उसके लिए जो है सूर्यातप बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी कि जो ताप परिसर की दर है वो ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा जैसे कि अगर बादल है, ठीक, ये जैसे कि मान लेते हैं ये बादल है तो इससे जो है बारिश की बूंदें गिरती है, इससे बारिश की बूंदें गिरती है तो इसके प्रभाव से भी जो है या इसके प्रहार से जो है चट्टानें अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वनस्पति जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जो है वनस्पति उगा हुआ है तो इसकी जड़ें भी जो है चट्टानों को तोड़ती है, तो उसमें भी जो है विर्यच्छलन के अंतर्गत जिस पे हमने विस्तार से चर्चा किया था वही सारी घटनाएं यहाँ भी घटती है, बशर्ते जो है यहाँ पर विर्यच्छलन के अंतर्गत जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है जो पदार्थ होता है उसमें संचलन आ जाता है,
गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है वो लुढ़क के नीचे आ जाता है। ठीक, भूकंप वगैरह आते हैं, उससे भी चीजें होती है। ठीक है, तो हम लोग इसके कारण में लिखते हैं सामान्यतः वृहत क्षरण के निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारण होते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग स्थलीय कारक को देखेंगे पहले। स्थलीय कारक में क्या होता है, इसमें जो है हमने देखा था कि असंगठित और कमजोर स्थलीय पदार्थ आसानी से संचलित हो जाते हैं। दूसरा हम लोग जो है स्तर क्रम विन्यास संबंधी कारक लेते हैं। वही चट्टानों की रचना क्रम क्या है वो भी जो है प्रभाव डालता है। अगर कमजोर रचना क्रम है तो वो आसानी से नीचे आ जाता है गुरुत्व के अधीन। तो इसमें शैल शास्त्र की उपस्थिति तथा रचनाक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसके अलावा जो हम लोग तीसरा लेते हैं संरचना संबंधी कारक। इसमें संधियों के मध्य दूरी तथा भ्रंशन आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो है स्थलाकृतिक कारक, और इसके अंदर क्या होगा, ढाल प्रमुख हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा जो है जलवायु कारक, इसमें जो है ताप परिसर की दर, वर्षण आदि कारक शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है जैविक कारक, वही सारा चीज है पीछे वाला, बस इसमें गुरुत्वाकर्षण के अधीन सारी चीजें होती है और इसमें जो है वनस्पतिक आवरण आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमने पिछले क्लास में विस्तार से देखा था। इसके अलावा जो है भूकंप संबंधी कारक जो है वो भी इसके लिए योगदान देता है। ठीक, तो ये जो है हमारे वृहत क्षरण के कारक थे। ठीक, अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं वृहत क्षरण के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक, और इसमें हम जो है शार्पे महोदय की चीजें देखेंगे। वृहत क्षरण के प्रकार।
तो शार्पे महोदय ने प्रकृति में विद्यमान विभिन्न भौगोलिक दशाओं के मध्य 4 प्रकार के बृहच्छरण या अपशिष्टन की पहचान की है। ठीक, और ये कौन कौन से हैं? जैसे कि एक मंद प्रकार का अपशिष्टन होता है। अपशिष्टन मतलब क्षरण। दूसरा जो है द्रुत प्रकार का अपशिष्टन या क्षरण होता है। ठीक? इसके अलावा जो है भूस्खलन होते हैं, जिसको लैंडस्लाइड कहा जाता है। अवतलन भी होता है, सब्सिडेंस। ठीक, तो इतनी सारी चीजें जो है होती है। ठीक, तो आप लोग पहले देखते हैं मंद प्रकार का अपशिष्टन। देखो, शार्पे महोदय ने प्रकृति में विद्यमान विभिन्न भौगोलिक दशाओं के मध्य 4 प्रकार के बृहच्छरण या अपशिष्टन की पहचान की है। उसमें एक है मंद प्रकार का अपशिष्टन या क्षरण, दूसरा है द्रुत प्रकार का अपशिष्टन या क्षरण, तीसरा है भूस्खलन और चौथा है अवतलन। इसमें हम लोग पहले देखते हैं मंद प्रकार का अपशिष्टन या क्षरण। ठीक, देखो इसमें वही संरचना फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है मंद गति से ये पर्वत पठार पहाड़ में ही ऐसी चीजें घटित होती है। ठीक, देखो इस प्रकार के अपशिष्टन में क्या होता है कि जो शैल मलबे होते हैं या फिर मृदा जो होता है उसका पर्वत के ढाल पर जो है मंद प्रवाह होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मिट्टी है, ठीक है, तो ये यहाँ से ढाल पे जो है धीरे धीरे लुढ़कते हुए जो है वो नीचे की तरफ आते जाती है। ठीक, धीरे धीरे लुढ़कते हुए जो है ये नीचे आती जाती है। ठीक, ढाल पे से, ढाल के ही अनुकूल आएगी। ये जो है इसको हम लोग शैल मलबा कह सकते हैं, यानी चट्टानों के टुकड़े, या फिर इसको मृदा कह सकते हैं। ठीक, और ये ढाल के अनुरूप आती है। ये जो है समान रूप से आंख से नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये प्रारंभिक अवस्था अगर इसको मानते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई खंभा लगा हुआ है, ठीक है, या लाइट लगा हुआ है इस तरह से कुछ। ठीक, तो ये जो है जब द्वितीय अवस्था में पहुंचती है, यानी कि जब इस पे मंद प्रकार का अपशिष्टन होता है, ठीक, तो ये जो खंभा है वो कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ये जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके ये टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, और जब ये आगे जाती है यानी कि तृतीय अवस्था में पहुंचती है, ठीक, तो ये लाइट जो है शायद ऐसे दिखे।
क्योंकि धीरे धीरे जो है इसके नीचे का मृदा जो है वो ढाल के अनुरूप जो है नीचे जा रहा है। पहले ये सीधा था, लेकिन इसके नीचे से मृदा घसकते गया तो ये जो है टेढ़ा हो गया। तो ये बहुत लंबे समय के पश्चात होता है, इस तरह की घटनाएं घटती है। ठीक, इसलिए ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह में जो है मंद गति होता है, इसलिए इसको सरपन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कई प्रकार के सरपन होते हैं, जैसे कि मृदा सरपन होता है, जब मृदा मुख्य रूप से इधर उधर जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का या इस प्रकार के अपशिष्टन में शैल मलबे व मृदा का पर्वत ढाल पर मंद प्रवाह होता है। प्रवाह इतना मंद होता है कि इसे सामान्यतः आंखों से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके गहन अवलोकन की आवश्यकता होती है। प्रवाह मंद होने के कारण इसे सरपन का मतलब क्रीप कहा जाता है। ठीक, यानी इस प्रकार के अपशिष्टन में शैल मलबे या मृदा का पर्वत ढाल पर मंद प्रवाह होता है, जैसा कि हम लोगों ने इस पे देखा। और इसे सामान्यतः जो है आंखों से अनुभव नहीं किया जाता, क्योंकि ये खंभे कभी ऐसे थे, बहुत दिन बाद जाके, बरसों बाद जाके वो दिखता है कि खंभा ऐसे टेढ़ा हो गया है। तो खंभे वगैरह से जो है इसको पता लगाया जा सकता है, नहीं तो सामान्यतः आंख से इसका अनुभव नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसके गहन अवलोकन की आवश्यकता जो है होती है। गहन अवलोकन मतलब वही कि लंबे समय तक जो है वो स्थिति को देखते रहे, तो उस अवलोकन से जो दिख जाता है कि यहाँ पे शैल मलबा या मृदा का जो है मंद प्रवाह हो रहा है, और प्रवाह मंद होने के कारण जो है इसको सरपन कहा जाता है। ठीक, क्रीप कहा जाता है। और शार्पे महोदय ने 4 प्रकार के सरपन की चर्चा की है, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के सरपन का उल्लेख किया है। जैसे कि एक मृदा सरपन होता है, ठीक, इसको सॉइल क्रीप कहते हैं। एक जो है ढाल मलबा सरपन होता है, स्क्री क्रीप कहा जाता है। और तीसरा जो है शैल सरपन होता है, यानी रॉक क्रीप कहा जाता है। इसके अलावा जो है शैल हिमानी सरपन होता है, जिसको रॉक ग्लेशियर क्रीप कहा जाता है। और इसके अलावा जो है महामृदा सरपन होता है, जिसको सोलिफ्लूसिकेशन कहा जाता है। ठीक, हम लोग देखते हैं मृदा सरपन को। सोलिफ्लिकेशन, महामृदा सरपन। इसके बाद हम लोग देखते हैं मृदा सरपन को। देखो, इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मृदा जो है, और बृहद चरण में क्या देखे थे कि जो भी क्रियाएं होगा वो गुरुत्व के अधीन होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है
जैसे कि हम लोग एक तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। ठीक, ये मैं ढाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत मायने रखते हैं। यहाँ से समझ आ जाएगी चीजें। तो इधर वाले भाग को जो है लोग इससे कर देते हैं। ठीक, जैसे ये है ना, तो मृदा का जो है गुरुत्व के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के निचले भाग की ओर होने वाला अगोचर जो है वो मृदा सर्पण कहलाता है। ठीक, ये नियमित संचलन होता है, यानी लगातार चलता रहता है। ये सभी प्रकार के जलवायु में होता है। ठीक है, देखो ये जो ढाल है, ये इस तरह से जो ढाल है, ये जो ढाल है यहाँ पे, ठीक, ये ढाल जो है लगभग 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं मिट्टी है ये सब। ठीक, ये मिट्टी है, मृदा है, तो ये धीरे धीरे लुढ़क के जो है ढाल के अनुरूप जो है नीचे आएगा। ठीक, और लगातार होते रहता है, ये धीरे धीरे खिसकते रहता है। ठीक, और इसका अनुभव जो है हम लोग उसी तरह से कर सकते हैं जैसे बिजली का खंभा था। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से बिजली का खंभा है, ठीक, तो कुछ समय बाद जो है ये बिजली के खंभे जो है इस तरह से झुक जाएंगे हल्का। ठीक, ये कुछ समय बाद होगा। ठीक है, तो मैं इसी में बता रहा हूँ, ये कुछ समय बाद जो है इस तरह से झुक जाएगा, उसी से हम लोगों को पता चलता है। ठीक, या पेड़ वगैरह है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं पहले यहाँ पे जो है एक पेड़ था। ठीक, और जब ये हुआ तो ये पेड़ जो है कुछ इस तरह से यहाँ आ गया। ठीक, धीरे धीरे खिसक के टेढ़ा हो गया या तिरछा हो गया, तो इससे जो है हम लोगों को पता चलता है। ठीक, ये सभी प्रकार के जलवायु में होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं मृदा का गुरुत्व के कारण ढाल के निचले भाग की ओर होने वाला अगोचर, अगोचर मतलब जो विस्थापन हो रहा है किंतु नियमित संचलन, मृदा सर्पण कहलाता है। ठीक, मृदा का गुरुत्व के कारण ढाल के निचले भाग की ओर होने वाला अगोचर किंतु नियमित संचलन मृदा सर्पण कहलाता है। ठीक, ये सभी प्रकार की जलवायु में होता है, क्योंकि मृदाएं ढीली होती है, इसलिए जो है ये लगातार धीरे धीरे मंद गति से सभी प्रकार के जलवायु में होता है। इसलिए इसको जो है मंद प्रकार के अपशिष्टन या क्षरण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, तो ये सभी प्रकार के जलवायु में होता है जहां ढाल प्रवणता, ठीक, ढाल प्रवणता 5 डिग्री से
35 डिग्री के मध्य होती है। इसका अनुभव ढालों पर खड़े बिजली खंभों, वृक्षों आदि के झुकाव व विस्थापन से किया जा सकता है। ठीक। और जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये ले लेते हैं या फिर ये। ठीक। इसमें झुकाव या विस्थापन आ गया है। ठीक। तो इसे ही जो है मृदा सर्पण कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा जो हमारा दूसरा है वो है ढाल मलबा सर्पण। ढाल मलबा सर्पण, इसको कहीं कहीं पे जो है बाद मलबा सर्पण भी लिखा रहता है। ठीक। और ये जो है, जो पर्वत ढाल होते हैं जिसको कगार कहा जाता है, उस पे ये होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको भी। ये इसका ढाल है। ठीक। इस पे क्या हो रहा है, ये चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये यहां से लुढ़कना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे करके लुढ़क लुढ़क के जो है ये नीचे आ जाएंगे। इसी को ढाल मलबा सर्पण कहा जाता है। ठीक। ढाल मलबा सर्पण वह शैल मलबा है जो पर्वत ढालों के अपक्षय के से उत्पन्न होता है। ठीक। जहां पर ढाल की तीव्रता जो है, यहाँ पे जैसे ढाल है तो ढाल की तीव्रता जो है उससे ज्यादा होगा, यह चला जाएगा 26 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास, यहाँ पे ढाल की तीव्रता। और ये सारे जो है चट्टान है, इस ढाल पे जो है वो लुढ़क जाता है। और ये खास तौर पर जहां पर शुष्क जलवायु होते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जहां पर इस तरह से ढेर लग जाता है नीचे में जाकर, इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से ढेर लग गया है, इसको जो है शैल मलबा शंकु कहा जाता है। शंकु कहा जाता है। ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं, फिर समझते हैं। ढाल मलबा, पहले समझते हैं ढाल मलबा है क्या। वह शैल मलबा है जो पर्वत ढालों यानी कि कगार के अपक्ष से उत्पन्न होता है। यह अपक्षयित शुष्क मोटे आकार का शैल मलबा पर्वत ढालों जहां ढाल की तीव्रता 26 डिग्री से 35 डिग्री तक होती है, पर मंद गति से खिसकता है।
खिसकता है। ठीक। और पर्वत के आधार पर या पर्वत के आधार के पास मलबे का ढेर लग जाता है, जिसे शैल मलबा शंकु कहते हैं। ठीक। ये है ढाल मलबा, वह शैल मलबा है जो पर्वत ढाल हो यानी कि कगार के अपक्षय से उत्पन्न होता है। और यह अपक्षयित शुष्क मोटे आकार का शैल मलबा पर्वत ढाल, जहां ढाल की तीव्रता 26 डिग्री से 25 डिग्री तक की होती है, पर मंद गति से खिसकता है। ठीक। और पर्वत के आधार के पास मलबे का ढेर लग जाता है, जिसे शैल मलबा शंकु कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो है शैल सर्पण। ये तीसरा हो जाएगा हमारा शैल सर्पण। इसमें यही प्रोसेस रहता है, लेकिन छोटे छोटे यहाँ पे नहीं। अब विशाल खंड जो है वो नीचे खिसकेगा अपने आप। ठीक। जैसे कि इसमें थोड़ा हम लोग ढाल बनाते हैं अच्छे से। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े विशाल शैलखंड पर्वतीय भृंगु से संधि के सहारे अपने आप नीचे खिसकते हैं। ठीक है। ये जो संधि है यहाँ जहां से पर्वत जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके सहारे जो है वो अपने आप खिसकेगा। ठीक। अपने आप खिसकेगा और अंत में नीचे जो है ढेर बन जाएगा, बड़ा बड़ा लेकिन खिसकेगा। तो इसमें बड़े बड़े विशाल शैलखंड पर्वतीय भृगु से यानी ऊपर से संधि के सहारे अपने आप नीचे खिसकता है या खिसकते हैं। ठीक। इसी को शैल सर्पण कहा जाता है। ठीक। अब हमारा अगला जो है वो है शैल हिमानी सर्पण। ये चौथा हो जाएगा शैल हिमानी सर्पण। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्थर एक सुनिश्चित मार्ग से होकर, ये याद रखना यहाँ हिमानी है, ठीक है, तब समझ में आएगा, मार्ग से होकर ढाल के साथ ऊपर से नीचे मंद गति करते हैं।
पत्थर के खिसकने का कारण इनके बीच में उपस्थित हिम टुकड़े होते हैं। ठीक। और शार्पे के अनुसार समाप्त होती हुई हिमानी अपने जीवन के अंत में शैल हिमानी में बदल जाती है। क्योंकि अंतिम समय में हिमानी का हिम पिघल जाता है। केवल पत्थर के समूह बचते हैं या पत्थरों का समूह घाटी में रह जाता है। जो हिमखंडों के प्रवाह में ढाल के साथ नीचे की ओर गमन करता है। ये जो है पर्वत के ऊंचे भागों में घटना देखने को मिलती है, क्योंकि बर्फ का जमाव जो है वहीं पर होता है। तो पर्वत के ऊंचे भागों में यह घटना देखने को मिलती है। इस प्रकार के सरपन में तुषार विखंडन की भूमिका भी स्वीकार की जाती है। ठीक। शैल हिमानी सरपन क्या होता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्थर एक सुनिश्चित मार्ग से होकर ढाल के साथ ऊपर से नीचे मंद गति करते हैं। पत्थर खिसकने का कारण इनके बीच में उपस्थित हिम टुकड़े होते हैं। शार्पे के अनुसार समाप्त होती हुई हिमानी अपने जीवन के अंत में शैल हिमानी में बदल जाती है। क्योंकि अंतिम समय में हिमानी का हिम पिघल जाता है, केवल पत्थरों का समूह घाटी में रह जाता है, जो हिम खंडनों के प्रवाह में ढाल के साथ नीचे की ओर गमन करता है। पर्वत के ऊंचे भाग में यह घटना देखने को मिलती है और इस प्रकार के सरपन में तुषार विखंडन की भूमिका होती है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो है पहाड़ है, यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने बताया था कि चट्टान पहले अपक्षय किस तरह से होता था। जैसे कि ये चट्टान है, इसमें क्या होता था कि दरारें बनती थी और दरार बनने के समय जो है इसमें जल भर जाता था। ठीक। जैसे यहाँ पे दरार बनाते हैं, इसमें जो है जैसे ये जल भरा हुआ है, फिर जैसे हिम का समय आता है तो ये बर्फ बन जाता है और इससे चट्टानें जो है फैलती है तो उसमें चट्टान टूट जाता है। लेकिन चट्टान नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि बर्फ जो है उस चट्टान को बांधे रखती है। जैसे कि बर्फ के जो टुकड़े हो, जैसे कि ये सारे बर्फ है, सॉरी ये पत्थर है। ठीक। ये सारे जिस तरह से पत्थर हैं, इसको बर्फ के जो टुकड़े हैं वो अपने अंदर बांध के रखे हुए हैं शुरुआत में जमा के। ठीक है, इस तरह से बांध के जो है वो चट्टान के टुकड़ों को रखे हुए हैं। तो जब ये हिमानी जो है अपने जीवन के अंत समय में पहुंचता है तो ये जो है जल बन के अलग हो जाता है।
ठीक, यही लिखा हुआ ऊपर। ठीक, अंतिम समय में हिमानी का हिम पिघल जाता है, केवल पत्थरों का समूह घाटी में रह जाता है, ये पत्थर का समूह। फिर जो है जब ये रह जाते हैं तो ये धीरे धीरे जो है नीचे की ओर चला जाता है। ठीक, नीचे की ओर ये गमन करता है, इसी को जो है शैल हिमानी सरपन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला है वो महामृदा सरपन है। महामृदा सरपन, इसको हम लोग लिखते हैं विशाल खुले क्षेत्र में जल से पूर्णतः संतृप्त शैल चूर्ण अथवा मृदा, ठीक है, मृदा ढाल के सहारे मंद गति से ऊपर से नीचे खिसकना महामृदा सरपन कहलाता है। ठीक, विशाल खुले क्षेत्र में जल से पूर्णतः संतृप्त शैल चूर्ण अथवा मृदा ढाल के सहारे मंद गति से ऊपर से नीचे खिसकना महामृदा सरपन कहलाता है। पहले यह समझा जाता था कि यह क्रिया केवल परिहिमानी क्षेत्र में ही संभव है, किंतु अध्ययनों के उपरांत ज्ञात हुआ कि यह अन्य जलवायु क्षेत्र में भी संभव है। ठीक, इसमें देखो कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर मिट्टी जमा है, ठीक है, ये मृदा है, ये मृदा है, ये पहाड़ है, ठीक, और ये मृदा जमा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जल, यानी कि जब मान लो बारिश आया, ठीक है, बारिश आया, जैसे बारिश आया तो अब ये जल जो है, जल इसमें प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा जल आ जाएगा, तब ये क्या होगा, ये जो है ढाल के सहारे जो है ये नीचे की ओर जो है गाद बन के, ठीक है, धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे ये खिसकना जो है शुरू हो जाएगा, इसी को जो है महामृदा सरपन कहते हैं। ठीक है, ये बड़े क्षेत्र में होता है। ठीक, ये जैसे इतना बड़ा क्षेत्र है और ये दोनों चट्टानों के बीच जो है ये मिट्टी फंसा हुआ है, लेकिन जब इसमें पानी प्रवेश करता है तो ये फूल जाता है और इसका वजन अधिक हो जाता है, तो ये धीरे धीरे फिर खिसकना शुरू कर देता है, इसी को जो है महामृदा सरपन कहते हैं। मृदा प्रवाह एक तरह से कहा जा सकता है। ठीक, ये बड़े क्षेत्र में होता है। अगला जो है हम लोग देखते हैं, जो हमारा दूसरा था, इसमें 5 ही थे और हम लोग अब ये देखते हैं तुर्त प्रकार का अवशिष्टन या चरण। तो
ये नंबर जो है दूसरा हो जाएगा। इसको एक पॉइंट बना लेते हैं। धूर्त प्रकार का अपशिष्टन। ठीक, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है मृदा प्रवाह, दूसरा जो है पंख प्रवाह होता है, कीचड़ पंख, मड, और तीसरा जो है मलबा प्रवाह होता है। दोनों में अंतर है, हम उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मृदा प्रवाह। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लेते हैं ये जो है मिट्टी है, ठीक है, ये मृदा है, ये धीरे धीरे प्रवाह होके ये जो है नीचे यहाँ आके जो है इस तरह से जम जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है ये जम जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं, फिर वहां से बातें समझ आ जाएगी। यह उन क्षेत्रों में होता है जहां अत्यधिक वर्षा होती है। एग्जाम्पल के लिए विषुवतीय वन प्रदेश। मृदा प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित शैल मलबे में पंख प्रवाह से कम किंतु मलबा प्रवाह से अधिक जल होता है। तथा मलबे में 80% से अधिक बालू व सिल्ट होती है। प्रवाह सरपन की तुलना में तीव्र होता है और इसका जो है इतना जल्दी अवलोकन नहीं होता, इसमें भी समय लगता है, जैसे कि 4 से 5 घंटे के निरंतर अवलोकन के बाद पता चलता है। से इसका अनुभव किया जा सकता है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं अत्यधिक जल युक्त मृदा। ठीक,
देखो मृदा प्रवाह क्या है कि यह उन क्षेत्र में होता है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि विषुवतीय वन प्रदेश। और मृदा प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित शैल मलबे में पंख प्रवाह से कम किंतु मलबा प्रवाह से अधिक जल होता है तथा मलबे में 80% से अधिक बालू व शिष्ट होती है। प्रवाह सर्पण की तुलना में तीव्र होता है और 4 से 5 घंटे के निरंतर अवलोकन से इसका अनुभव किया जा सकता है। ये है मृदा प्रवाह। इसके बाद हमारा है पंख प्रवाह दूसरा। इसमें जो है जल की मात्रा अधिक है, ठीक है, लेकिन पंख जो है यानी कि कीचड़ इसमें ज्यादा होगा और ये शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है जहां पर मूसलाधार बारिश होती है। ठीक, तो पंख प्रवाह के अंतर्गत सिस्टम वही है, चीजें वही है, जैसे ये फिगर है इसी फिगर के माध्यम से सारी चीजें होंगी, बशर्ते पानी की जो है अधिकता या कमी इसमें देखा जा सकता है। तो पंख प्रवाह के अंतर्गत मलबे में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि मलबा पतले कीचड़, ठीक है, इसको पंख कहा जाता है, का रूप धारण कर लेती है। ठीक, यह घटना शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है या होती है, जो मूसलाधार बारिश या फिर वर्षा के पश्चात अस्तित्व में आती है। ठीक है, चीजें वही है, ऐसा ही है। ठीक है, बस जल की मात्रा जो है अधिक होगा। पंख प्रवाह के अंतर्गत मलबे में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि मलबा जो है वो पतले कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और ये जो है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में ऐसी घटना होती है जहाँ पर मूसलाधार बारिश होता है। ठीक, इसी को पंख प्रवाह कहा जाता है। तीसरा जो हमारा है वो है मलबा प्रवाह। मलबा प्रवाह के अंतर्गत मलबे में जल की मात्रा यानी पंख प्रवाह वो मृदा प्रवाह से कम होती है तथा इसमें उपस्थित 80% से अधिक मलबे का आकार बालू के आकार से भरा होता है। ठीक, तो ये जो है मलबा प्रवाह है। ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा क्या बचता है, हमने जो है हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोगों का ये भूस्खलन बचता है, तो भूस्खलन से हम लोग करेंगे। ठीक, तो जो हमारा अगला है वो है भूस्खलन। जो भी नंबर है आप देख लेना, लैंडस्लाइड है। ठीक, इसको हम लोग जो है हमारा क्लास शायद 9वां हो जाएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। देखो स्लाइड क्या होता है कि स्खलन, जैसे कि ऐसे मान लेते हैं कोई चीजें हैं, ठीक है, ब्लॉक के मान, इस तरह से जो है कोई ब्लॉक है,
ठीक। इस पे जैसे ये जो है लुढ़क रहा है, ठीक है, इसी को जो है स्खलन कहा जाता है। स्लाइड, ठीक ठीक। हम लोग जो है यहीं से कल स्टार्ट करेंगे, स्खलन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है स्खलन हो जाएगा, भूस्खलन, उसके बाद हम लोग अवदलन करेंगे, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे शैल स्खलन क्या होता है, या ब्लॉक स्लाइड किसी को कहते हैं, ठीक है। सब में जो है हम लोग फिगर के माध्यम से धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक। आगे हम लोग जो है क्लास 9th से जो है, ठीक है, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।